हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक और नई क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे और जानेंगे ये दोनों क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में क्यों है या किसको प्राप्त है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छी से बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले मैं मूल अधिकार के संदर्भ में 3 वीडियो लेके आया था, जिसमें हम मूल अधिकार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके कॉन्सेप्ट को, उसके फैक्ट को बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा था और जाना था कि मूल अधिकार किसको प्राप्त होते हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम किसके पास जा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझा था। ठीक है, आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज और जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में, पहला तो यह है कि भारतीय संविधान में इनका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, भारतीय संविधान में इनका वर्णन मिलेगा। ठीक है, शामिल हैं, शामिल हुआ तत्व हैं जिनका उद्देश्य, अब इनका उद्देश्य जो है वो है कल्याणकारी राज्य, इनका उद्देश्य जो है वो है कल्याणकारी राज्य का, लोक कल्याण करना इनका उद्देश्य है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए वह आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, आर्थिक एवं कर लीजिए, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये जो लोक कल्याण करेंगे वो कैसे करेंगे, आर्थिक और सामाजिक आधार पर, आर्थिक व सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पर लोकतंत्र को स्थापित करके ये लोगों का कल्याण करेंगे। डीपीएसपी हमारा ये कहता है। इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से हम आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो उसके लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य, राज्य मतलब सरकार, नीतियों एवं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा कानूनों, नीतियों एवं कानूनों को, नोट वहां कर लीजिएगा, को बनाते समय, इसको नोट डाउन वहां पे कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, को बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखता है। राज्य जब भी कोई कानून या नीति बनाएगा तो डीपीएसपी के तथ्यों को उसमें शामिल करेगा। ये अनिवार्य तो नहीं है, ये सरकार के लिए वैकल्पिक है, ये सरकार के लिए वैकल्पिक है कि सरकार चाहे तो उसको शामिल कर सकती है और नहीं भी, जैसा वो समाज के हित और देश के हित में चाहे, समाज देश के हित में जैसा उसको ठीक लगेगा वो वैसा कर सकती है। अगर उसको लगता है समाज के हित में मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधानों को शामिल करना है इस कानून के हिसाब से, तो उस कानून के हिसाब से उसको शामिल करेगा। लगता है कि नहीं शामिल करना तो वो नहीं शामिल करेगा, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक, आगे है, अधिकांश सरकारी योजनाएं नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होकर ही शुरू की जाती है। हम नीति क्यों बनाते हैं, समाज और देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। डीपीएसपी क्या कहता है कि इसमें जो प्रावधान है वो समाज और देश के विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके के विकास के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो उसको शामिल किए बिना आप कोई भी नीति या कानून नहीं बना सकते। एक ये है कि आप डीपीएसपी को शामिल करना पड़ता है। ठीक, आगे है हमारा कि डीपीएसपी का जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, तो टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, 36 से 51 तक में है। ठीक, आगे है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जैसे हमने आगे पढ़ा था मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान अधिकार विधेयक से लिया गया था। ठीक है, तो ऐसे इसको भी लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। यहाँ एक बात और है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हमने जो डीपीएसपी लिया है, डीपीएसपी को प्रत्यक्ष तौर पे हमने प्रत्यक्ष तौर पर आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि आयरलैंड ने डीपीएसपी को किससे लिया है, तो ये स्पेन से लिया है, आयरलैंड ने
पहले स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा कंप्लीट। स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, संविधान से लिया है, इसने आयरलैंड ने लिया है। तो जब भारत के संदर्भ में पूछेगा तो डीपीएसपी जो है, डीपी यहां सही कर लीजिए, डीपीएसपी, डीपीएसपी अप्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर हमने स्पेन से लिया है, क्योंकि मेन तो ये इसने लिया अप्रत्यक्ष तौर पर, सेम टू सेम। उसके बाद हमने इनसे ले लिया, तो ये अप्रत्यक्ष तौर पर, कभी कभी प्रश्न घुमा के दे देता है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी को अप्रत्यक्ष तौर पर स्पेन के संविधान से लिया गया। ठीक, आगे है कि इसकी प्रकृति सकारात्मक है। जैसे हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, भाव है, उसकी नकारात्मक है, क्योंकि वो सरकार को मनाही करते हैं कि सरकार नागरिकों के संदर्भ में ये चीजें नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगा, सरकार ऐसा नहीं करेगी जिससे नागरिक को दिक्कत हो, मूल अधिकारों को आनंद हो और नागरिक जो इसका मूल अधिकार है वो खोड़ जाए। ठीक, लेकिन ये इसका प्रकृति सकारात्मक, क्योंकि सरकारों को कहती है आप नागरिकों और समाज के लिए आप ये चीज करोगे। लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो मूल भाव इसका निकल के आता है, मूल भाव वो है सकारात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसकी प्रकृति सकारात्मक है। ठीक, आगे है हमारा नीति निर्देशक तत्व अवाद योग। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अवाद योग, अवाद योग है, यानी इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाए। जैसे मैंने भी बताया ऊपर कि सरकार के लिए वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य होता तो आप जा सकते थे कोर्ट, लेकिन ये वैकल्पिक, सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, कि नहीं तो नहीं, क्योंकि देश को चलाना है। अगर इसको अनिवार्य कर दिया जाता तो इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस सरकार के खिलाफ, सरकार देश चलाती या केस करती। ठीक, इसी संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें डीपीएसपी को वैकल्पिक बनाना अनिवार्य नहीं, जैसी स्थिति होगी सरकार खुद उसको उसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन सरकार से अपेक्षा होती है कि सरकार इसको शामिल करे। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक, ये होगा हमारा राजनीतिक तथ्य के बेसिक, कि ये कौन से कहाँ पाए जाते हैं, इनका प्रकृति क्या है, कहाँ से लिया गया, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। ठीक, अब आते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हमारे संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं है, संविधान में वर्गीकरण नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इसका वर्गीकरण? तो हमारे जो संविधान विशेषज्ञ हुए बाद में, उन्होंने इसके जो अनुच्छेद थे, उन्होंने छेदों के आधार पर इसको 3 भागों में वर्णित किया है। पहला समाजवाद, दूसरा गांधीवाद, तीसरा उदार बौद्धिक। उन्होंने जो हमारे ये आर्टिकल्स हैं इसके अंदर डीपीएसपी के अंतर्गत, उस डीपीएसपी के आर्टिकल के अंदर जो भी प्रावधान है उसके आधार पर उन्होंने बताया ये आर्टिकल समाजवाद है, ये आर्टिकल गांधीवाद, ये आर्टिकल उदार बौद्धिक है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे क्या है। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब होता है कि यहाँ पे सारी चीजें, लगभग सारी चीजें, पूर्णतः तो नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं तो हर चीज को, लेकिन सरकार से अपेक्षा होती है सारी चीजों के लिए सरकार करे। यहाँ समाजवाद का मतलब होता है यहाँ पूंजीवाद नहीं होगा, यहाँ पूंजीवाद की मात्रा कम होगी, पूंजीवाद कम। ठीक, समाजवादी सिद्धांत पर आधारित कुछ हमारे आर्टिकल्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो इसी समाजवाद राज्य की कल्पना को प्रदर्शित करते हैं, जो मैंने बताया यह समाजवादी राज्य की कल्पना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कुछ अनुच्छेद हैं जो समाजवाद के उदाहरणों को उद्घाटित करते हैं, तथा इनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इनका लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सरकार ही क्या कहते हैं, जनता या नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों आदि को पूर्ण कर सकती है। नागरिकों को ही आर्थिक सामाजिक, पूंजीवाद से क्या है वो व्यक्तिगत लाभ पे होता है, और समाजवाद क्या है ये नागरिकों या देश के प्रति लाभ के ऊपर होता है। ठीक है,
अतः इनमें निम्न नीतियां तत्व शामिल, निम्न नीति निर्देशक तत्व शामिल है। ठीक, वो कौन कौन से हम उसको पढ़ लेते हैं। पहले है, पहला हमारा आर्टिकल है 38, आर्टिकल 38। इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के विकास के लिए, अभिवृद्धि मतलब विकास के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। मतलब लोक कल्याण के लिए सरकार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। ठीक, आगे आय प्रतिष्ठा व अवसरों आदि की समानता समाप्त करना। असमानता जो है, जैसे किसी की सैलरी 20,000, किसी की सैलरी 1 लाख, उसको समाप्त करके सबको एक बराबर लाना, ये समाजवाद की विचारधारा होती है। ठीक है, ये समाजवाद की विचारधारा होती है। तो आर्टिकल हमारा 38 कहता है कि लोक कल्याण के विकास या अभिवृद्धि के लिए सरकार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। ठीक, आगे आय प्रतिष्ठा और अवसरों की आदि असमानता को समाप्त करेगी। ये हो गया। आगे का आर्टिकल हमारा इसे डबल बार हो गया, डबल बार हो गया ये। आगे हमारा आर्टिकल 39A, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। सरकार क्या करेगी, जिसके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, सरकार उनको कानूनी मुफ्त सहायता दिलाएगी। आपने सुना होगा नालसा, नालसा जो है ये कानूनी सहायता प्रदान कराती है असहायों, जिसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के, उसको सरकार मुहैया कराती। ठीक, इसको जोड़ा गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 39 घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसलिए समाजवाद के अंतर्गत है। समाजवाद कहता है कि सभी एक समान होंगे, सभी एक समान होंगे, कोई असमान नहीं होगा। ठीक है, सभी असमान होंगे, कोई असमान नहीं होगा, इसलिए ये समाजवाद के संदर्भ में रखा गया है। अनुच्छेद 39 बच्चों को स्वस्थ विकास। बच्चों को स्वस्थ विकास, सभी बच्चों को एक समान स्वास्थ्य विकास की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर गरीब को प्राइवेट में जगह तो अमीर को भी नहीं मिली, सभी को सरकारी हॉस्पिटल में आके अपना इलाज कराना चाहिए। ये समाजवाद की विचारधारा है। ठीक है, आगे हमारा अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा, बीमारी या बुढ़ापा के दौरान लोगों को सहायता आदि पाने का अधिकार हो। सरकार से अपेक्षा की जाती है, सरकार नागरिकों को काम दे, शिक्षा दे, बीमारी के समय या बुढ़ापे के दौरान ऐसी स्थिति हो तो लोग सरकार से सहायता पाने का अधिकार रखते हैं। समाजवाद की विचारधारा, क्योंकि समाजवाद का मतलब है कि जो भी करे सरकार करे, वो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम चुन के उनको भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है हमारे कल्याण को सुनिश्चित करें, हमारे लिए विकास करें, तो इसलिए इनको समाजवाद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 42, काम के लिए न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध करना। काम के लिए न्याय संगत व मानव के लिए उचित दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध करना, एक ये आर्टिकल है जो समाजवाद को प्रेरित करता है, समाजवाद की तरफ, समाजवादी विचारधारा को उद्घाटित करता है। ठीक है, अगला है गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा या सिद्धांत पर आधारित जो भी हमारे आर्टिकल्स उनको हम देख लेंगे कौन कौन से हैं ऐसे आर्टिकल्स हैं जो गांधीवादी विचारधारा को उद्घाटित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको संदर्भित करते हैं। ठीक है, यह गांधी जी के विचारों पर आधारित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी ने कोई ये नहीं बताया कि ये हमारी विचारधारा है, ये हम इसको स्थापित, गांधी जी ने जो भी कार्य किए, जो भी बताया, उन्हीं को उनकी विचारधारा के अंतर्गत शामिल करते चले गए हैं। ठीक है, तो इसमें निम्न निर्देशक तो शामिल है, कौन कौन से पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 40, क्यों शामिल किया गया अनुच्छेद 40 को गांधी जी को, उसके क्योंकि वो ग्राम पंचायतों के गठन के संदर्भ में हमेशा से पक्षधर रहे हैं। गांधी जी हमेशा पक्षधर रहे हैं, इसके पक्षधर। आप सभी को पता है कि गांधी जी कहते हैं गांव का विकास, भारत का विकास ही गांव का विकास। अगर गांव का विकास आप करेंगे तो भारत का विकास होगा। ठीक, गांव का विकास ही भारत का विकास है।
इसीलिए कहते हैं भारत का दिल गांव में बसता है। ठीक। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 41, काम, शिक्षा, बीमारी व बुढ़ापे के दौरान सहायता आदि पाने का अधिकार। ये ऊपर वाला आर्टिकल आ गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिएगा। ठीक। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद, सही कर देती हूँ, साफ थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। इसको हम ये नहीं है, ये डबल बार हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, डबल बार कट कर लीजिएगा। इसको काट लीजिएगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 42, काम के लिए न्याय संगत व मानव के लिए उचित दशाओं प्रसूति सहायता को उपलब्ध करना। फिर आगे इसी में डबल बार हो गया, ये डबल बार हो गया है। अनुच्छेद 41 42 दोनों डबल बार हो चुका है। ठीक है, इसको कट करवा देंगे। ठीक है, एक मिनट टाइम दीजिए थोड़ा, एक मिनट। ये दोनों आर्टिकल डबल बार हो चुके हैं, इनको आप लोग हटा दीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल इसमें है 43, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये उद्योग लिखा है, उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि अगर कुटीर हम बड़े उद्योग लगाएंगे तो गांव का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे जो कुटीर उद्योग है वो समाप्त हो जाएंगे, ग्रामीण आजीविका एकदम खत्म हो जाएगी। ग्रामीण आजीविका खत्म होते देश खत्म हो जाएगा। तो उनका ये मानना था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए, बड़े उद्योगों को ज्यादा मत लगाइए, उतनी लगाइए जितनी जरूरत हो। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43A, उद्योगों में श्रमिकों को सुरक्षित भागीदारी। गांधी जी का मानना था कि जितने भी श्रमिक काम करते हैं उद्योगों में उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक, जो कुटीर उद्योग कुटीर उद्योगों में उनकी जान माल की हानि ना हो, उनको कहीं चोट ना आए, उनके जान की रक्षा की जाए। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि उद्योगों में जो भी श्रमिक है उनकी सुरक्षा की जाए। इसलिए हमारे संविधान ने इस प्रावधान को इसमें शामिल किया। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वयं संचालन को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों का क्या मतलब होता है? सहकारी समितियां जो होती है ये आपस में ही लोगों के द्वारा चुनी हुई एक संस्था होती है, जिसमें लोग आपस में निर्णय लेते हैं और किसी भी कार्य को करने से उसमें लोकतंत्र जैसी भावना विकसित होती है। इन सभी लोग आपस में ही निर्णय करके करते हैं। ठीक, इसलिए गांधी जी कहते हैं सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, उनके स्वैच्छिक गठन पर उनके स्वैच्छिक गठन को रहने दीजिए और स्व संचालन को बढ़ावा दें। संविधान निर्माता कहते हैं कि जो सहकारी समितियां होंगी उनको स्वैच्छिक गठन करें, आप उसमें शामिल मत होइए, उनको बोलिए आप खुद गठन करिए उसका और स्वैच्छिक संचालन दीजिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकें। आगे है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना। गांधी जी SC ST के आर्थिक और शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान के बहुत ही पक्षधर थे। ठीक है, इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को भी शामिल, क्योंकि निचले तबके के लोग उनको ऊपर आने का पूरा अधिकार है। ठीक, तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भी निचले तबके के इंसान है, जाति है या वर्ग है, धर्म है, उनको सरकार ऊपर लाए और उनकी आर्थिक और राजनीतिक विकास में मदद करे। ठीक, अगला अनुच्छेद है 47, नशीली दवाओं और शराब आदि पर प्रतिबंध। गांधी जी नशा के घोर विरोधी थे, वो कोई भी नशा करने के पक्षधर नहीं थे, इसलिए संविधान ने मतलब इसको भी शामिल किया। अनुच्छेद 48, दुधारू पशु, दुधारू यहाँ दुधारू कर लीजिए, दुधारू पशु
बलि पर रोक, बलि पर रोक। गांधी जी कहते थे जो भी दुधारू पशु कृपया उनको न काटे जाए। वो हमारे देश के, हमारे ग्रामीण समाज के आजीविका के बहुत बड़े साधन के रूप में है। ठीक इसी संदर्भ में उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 48 के रूप में पशु बलि पर, दुधारू पशु बलि पर रोक लगा दी। अगला है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत। यह निदेशक तत्व उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक इसमें कौन कौन से आर्टिकल से देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता होता है सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। अगर डाइवोर्स किसी को लेना हो तो एक कानून के तहत, ये नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए अलग होगा। ठीक समान नागरिक संहिता का एक ही मतलब है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून। ठीक इसमें कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में सिर्फ गोवा और उत्तराखंड दोनों में समान नागरिक, यहां नागरिक कर लीजिएगा, नागरिक संहिता लागू है। ठीक उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है, वो भी 2024 में। ठीक वो भी 2024 में। किंतु गोवा ऐसा राज्य है जिसने आजादी से पहले ही भारत में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया था। इसलिए ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसे समान नागरिक संहिता, क्योंकि आजादी के बाद भारत में सबसे पहले लागू करने वाला यही है, 2024 में लागू किया। ठीक अब नीति निर्देशक तत्वों में अगला जो है वो है अनुच्छेद 45। 6 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संविधान के माध्यम से राज्य का कर्तव्य है कि वो दे। ठीक अगला है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, ये 2002 है, द्वारा निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार भी बना दिया गया। ठीक इसी के संदर्भ में जब ये नागरिक राज्य का कर्तव्य बना कि राज्य इसके लिए ये करेगा, तो संसद ने क्या किया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत शामिल कर दिया, मूल अधिकार बना दिया, ताकि सरकार शिक्षा को और बेहतर तरीके से लागू कर सके। क्योंकि जब ये मौलिक अधिकार तो नागरिकों का कर्तव्य होगा कि अपने मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में कोर्ट जाए और कोर्ट जाने पर सरकार के खिलाफ केस करें और कोर्ट सरकार को शिक्षा के संदर्भ में कानून बनाने के लिए बाधित करे। ठीक है, नियम बनाने के लिए उनको प्रतिबद्ध करे। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करेगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करेगा। एक मिनट पानी पी लें। राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करेगा। सरकार से अपेक्षा होती है कि कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि ये ग्रामीण आजीविका के बहुत बड़े साधन होते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करें ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और वे अपने आजीविका को और बेहतर सुचारू रूप से चला सके। ठीक अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, सरकार से ये अपेक्षा है कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगा और वन्य जीवों का भी संरक्षण करेगा। यहाँ राज्य के साथ साथ नागरिक भी है। अन्य क्षेत्रों में तो केवल राज्य है, प्लस यहाँ नागरिकों से भी अपेक्षा की गई है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे और वन्य जीवों का भी संरक्षण करे। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के यहाँ होगा कि स्मारकों का संरक्षण, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद इत्यादि जो भी हैं, इनका संरक्षण करे और इनका रखरखाव करे। पर ये भी राज्य और नागरिकों दोनों से अपेक्षा की गई है। यही दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें राज्य और नागरिकों को भी शामिल किया गया है डीपीएसपी के तहत। ठीक है, नहीं तो सब में केवल राज्य है। अगला है अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 कहता है कि आप न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करिए ताकि दोनों का कार्य सुचारू रूप से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें कि आपकी वजह से हम नहीं कर सके, आपकी वजह से हम नहीं कर सके, इसलिए अलग कर दो। ठीक अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखें और सुरक्षा के विकास में योगदान दें, ये राज्य से अपेक्षा की गई है। ठीक अब हमारा है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथन। ठीक
कि कौन कौन किसने क्या कहा है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। ठीक, तो पहला है राज्य, यह मिस्टेक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, ये काट दीजिएगा यहाँ ना। केटी शाह ने कहा है, केटी शाह एक हमारे बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। ठीक, उन्होंने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। जैसे बैंक में हम जब चेक जमा करते हैं तो वो उसी अनुसार देगा जब उसके पास पैसे होंगे या टाइम होगा तभी वो चेक को पास करेगा। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व वैसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किए जाते हैं कि अगर सरकार को मन करेगा तो डीपीएसपी को शामिल करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं शामिल करेगा। ठीक है, अगला है हमारा ग्रेमिल ऑस्टिन ने, ग्रेमिल ऑस्टिन एक बहुत बड़े ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे। इन्होंने भी इसके संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक माध्यम है। हमने डीपीएसपी के अनुच्छेदों को पढ़ते समय ये जान लिया कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बखूबी स्थापित करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक क्रांति को बहुत अच्छे से ये उद्घाटित करते हैं और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने में इनकी महती भूमिका होती है। ठीक, अगला है हमारा बीएन राव, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे, हमने पढ़ाया हुआ था आपको, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व ये सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। बीएन राव साहब कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के प्राधिकार मतलब सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो नीतियां बनाते हैं उनके लिए शैक्षिक महत्व का काम करता है कि हमारे समाज में कैसी व्यवस्थाएं हमें कैसे लागू करना है। ठीक, अगला है हमारा डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत ही बड़ा मूल्य है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है, राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कहते हैं कि डीपीएसपी हमारे समाज में ठीक आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि हमें आर्थिक लक्ष्य कैसे प्राप्त करने हैं, उन सभी को ये डिसाइड करता है, यानी डीपीएसपी। ठीक, ये रहा हमारा आज का नीति निर्देशक तत्व। हम आगे चलते हैं मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। मतलब कि ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज, लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति और लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके संदर्भ में ये मौलिक कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला है ये नागरिकों में अनुशासन, साफ कर दूं नहीं तो दिखता नहीं है, ये अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। क्या जागृत करते हैं? भाव जागृत करते हैं। ठीक, अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना को पैदा करते हैं। मूल कर्तव्य ऐसा है कि वो हमारे देश के प्रति हमें प्रेम, त्याग, सेवा और बलिदान की भावना पैदा करवाता है। ठीक, नोट के रूप में देख लेते हैं, गांधी जी के कुछ विचार थे मूल कर्तव्य को लेके, यानी मूल कर्तव्य को लेके। तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह या पालन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकार
मांगने की आवश्यकता। उनका कहना है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन कर लेते हैं तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक, तो हमें अधिकारों की वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे, मूल कर्तव्य राज्य को नहीं बल्कि ये देश के नागरिकों के संदर्भ में दिया गया। डीपीएसपी पढ़ते समय बताया था कि डीपीएसपी केवल राज्य को प्राप्त है। दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि देश सॉरी राज्य और नागरिक दोनों को, एक पर्यावरण संरक्षण संबंधी, एक राष्ट्रीय स्मारकों के संदर्भ में पढ़ा कि ये राज्य और नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि चीजें हों, लेकिन उसमें ज्यादा राज्य, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा नागरिकों के संदर्भ में, राज्य को कोई नहीं है, यहाँ राज्य नहीं होगा, यहाँ राज्य नहीं होगा, यहाँ केवल नागरिक होंगे। ठीक, इसमें संवैधानिक उपबंध क्या क्या है उनको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, संवैधानिक उपबंध में मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग यहाँ कर लीजिए, सही कर लीजिएगा, भाग होगा, भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में संविधान में जोड़ा गया। जब मूल संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में ये जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का। ठीक, आगे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। जब हमने मूल कर्तव्य 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा था तो उसमें केवल 10 ही मूल कर्तव्य थे। ठीक, किंतु 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा। वो कौन सा जोड़ा हम पढ़ेंगे जब मूल कर्तव्य के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2002 में हमने एक और जोड़ा था, हमने डीपीएसपी में पढ़ा कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो हमने 2002 में जोड़ा था वो हमें पढ़ा था डीपीएसपी में भी, वही यहाँ भी जोड़ा, तीनों में जोड़ा गया, मूल अधिकार, नीति निषेधक और मूल कर्तव्य में। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या ये आगे डबल बार हो गया, इसको हटा लीजिएगा। तो इसमें जो ये पहला है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो हमेशा ऐसा पढ़ेंगे कि 51A का 1, 51A का 2, 51A का 3 अनुच्छेद, 51A का 4, ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं पढ़ना है, वो आर्टिकल है पूरे, 51A के 11 तक है। ठीक है, ऐसे। तो पहला है हमारा संविधान, हमारा जो संविधान है मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान, सॉरी ये अभी आर्टिकल नहीं आया, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया। जैसे हमने डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया था, मूल अधिकार को अमेरिका के अधिकार पत्र से, अधिकार विधेयक से लिया था। ठीक, उसी प्रकार हमने इसको रूस से लिया। ये भी वो आवाद योग्य है, वो आवाद योग्य, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता। मतलब डीपीएसपी मूल कर्तव्य दोनों आवाद योग्य हैं, इसको हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ओके, अगला आगे है हमारा भारतीय संविधान में शामिल 11 मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 51A का 1। ठीक, तो पहला है हमसे अपेक्षा की गई संविधान का पालन हम करें, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, जो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उनका हम आदर करें। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। हमसे अपेक्षा की जाती है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय या राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो भी हमारे आदर्श हैं, चाहे उसमें आदर्श मतलब आप किसी कार्य को ले लें या किसी व्यक्ति विशेष को ले लें, जो भी हैं उनको आप अपने हृदय में हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि आपके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और आपको एक स्वतंत्र और अच्छा राज्य आपको सौंप कर गए हुए हैं। ठीक है, आगे तीसरा है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की हमेशा रक्षा करें। कभी भी देश के खिलाफ न जाएं, देश के साथ गद्दारी ना करें, हमेशा उसकी संप्रभुता एवं एकता व अखंडता की रक्षा करें, ये हमसे अपेक्षा की जाती है। चौथा है हमारा देश की रक्षा व सेवा करना। जब भी मौका मिले, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध जब हुआ था तो बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं सर्विस देने के संबंध में चंडीगढ़ जैसे कई क्षेत्रों में अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे कि हम भी जाके बॉर्डर पर, अगर ऐसा समय आता है तो हम जाके बॉर्डर पर लड़ सकते हैं। ठीक है,
तो वो है। पांचवा है समरसता व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, भेदभाव की समाप्त करना व स्त्री सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करना। समरसता की भावना मतलब सबसे प्यार मोहब्बत से रहना, भाईचारे से रहना, उसकी भावना का निर्माण करना कि सभी एक साथ भाई, जिसे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो वो वाली भावना को विकसित करना। भेदभाव को समाप्त करना मतलब ये एससी है, ये एसटी है, ओबीसी है, ये गरीब है, नीच है, ये महिला है, ये हर एक ही भेदभाव के संदर्भ केवल जाति से नहीं है, हर एक चीज से, हर एक चीज से है, चाहे वो जाति हो, जेंडर हो, उसके बाद इकोनॉमिकल हो, कोई भी हो, ठीक। भेदभाव को समाप्त करना, ऐसी प्रथाओं को ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जिसमें स्त्रियों का सम्मान कम होता हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, ठीक, बाल विवाह, उसके बाद पत्नी को घर से नहीं जाने देना, ये सारी प्रथाओं को समाप्त करना। छठा है हमारा हमारी संस्कृति का महत्व, उसका संरक्षण करना, हमारी संस्कृति का महत्व, उसका संरक्षण करना। जो हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, उसको हमेशा बनाए रखना, उसको गायब ना करने। जैसे आजकल का टाइम हो गया, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया और वेस्टर्न लोग हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कल्चर पे विशेष हाँ, कल्चर का अपनाने का मतलब है रूढ़िवादी मत होना, रूढ़िवादी मत होना, अपने कल्चर को जो चीजें फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो करो, ठीक, हमसे ये अपेक्षा की जाती है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन व जीवदया, जो हमने वहां पढ़ा था आर्टिकल, जो हमने डीपीएस में पढ़ा था कि पर्यावरण का संरक्षण और जीवों की रक्षा करना, वो यहाँ पे भी दिया गया। वहां राज्य और नागरिक दोनों थे, यहाँ केवल नागरिक है, यहाँ केवल। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें और देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में अपना योगदान दें। नौवां है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, अहिंसा से दूरी बनाए रखना। ये गांधी जी की विचारधारा को इसमें शामिल कर दिया गया है, अहिंसा से दूरी। विचारधारा, ठीक। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे बहुत से लोग आज कहते हैं कि रेलवे में लिखा होता है ये संपत्ति आपकी, कृपया इसकी सुरक्षा करें, तो बहुत से लोग उसमें चोरी कर लाते हैं, बोलते हैं कि ये तो हमारी संपत्ति थी इसलिए हम लेके आए। ऐसे नहीं, ये सरकार की संपत्ति, मतलब आपकी संपत्ति, तो उसको बनाए रखें क्योंकि वो सभी के लिए जरूरी है, ठीक। 10वां हमारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जिससे भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। आप सभी क्षेत्रों में ऐसे विकास करें, खुद को, समाज को लेकर ऐसे चलें जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके, ठीक। अगला है जो हमने जोड़ा था 2002 में 86वें संविधान 6 से 14 वर्ष, सही कर लीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक। समाज का ये कर्तव्य होगा, नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो सरकार ने सरकारी स्कूल खोले उसे भेज के शिक्षा का अवसर प्राप्त करवाए, ठीक है। ये रहा हमारा मूल कर्तव्य। तो आज हमने मूल कर्तव्य और नीति तत्वों को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और इसके फैक्ट को भी अच्छे से समझ लिया हमने। अब आपसे मेरा एक ये है कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल मैंने 3 भागों में पढ़ाए हैं उसको आप चाहो तो 38 से लेके 51 तक आप सीरियल क्रम में लिख सकते हैं, सीरीज में लिख सकते हैं 38 से लेके 51 तक, या आप अगर ऐसे याद कर सकते हैं तीनों अलग अलग, क्योंकि आपसे तीनों तरह के इससे पूछे जाते हैं कि समाजवाद में कौन से हैं, गांधीवादी कौन सी है, ठीक, बौद्धिक कौन सी है, सारी पूछी जाती है, ठीक। एक तो इस तरीके से पूछेंगे, एक सीधे पूछ लेंगे इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है, इनको पूछ लेंगे क्या है इसमें, ठीक। कभी की मैचिंग के आ जाता है, तो आप जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।